Hello friends, today your new lesson laws of motion. Okay, chapter 4 laws of motion. तो ये जो आपका लेसन है लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो आपने अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो एक्चुअली काइनेमेटिक्स क्या था? काइनेमेटिक्स था कि इन विच वी आर studying just only about motion, not the causes of motion. ऐसी branch of physics where there we will study only about motion, not the causes of motion. That's called kinematics. और जहाँ पर जो है causes of motion की study हो, मतलब branch of physics where there we are study causes of motion, जहाँ पे मोशन का कॉज पढ़ा जाता है, दैट्स कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन। तो इसलिए यहाँ हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक, तो मोशन का कॉज क्या था? तो कॉज क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है। तो एक्चुअली जो है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो एक्चुअली वही लेसन है बट थोड़ा सा जो है एक्सपेंशन फॉर्मेट में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जो है कि इस लॉज ऑफ मोशन में क्या था। तो पहली बात जो है ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन के जो है लॉज हैं। अच्छा, अब इस लॉज ऑफ मोशन में जो है ये जो फर्स्ट आपके सामने ये दिख रहा है जो है एरिस्टोटल्स पॉलिसी। तो एरिस्टोटल ने क्या बताया? सबसे पहले जो है एरिस्टोटल ने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है मतलब मोशन में आ जाता है। लेकिन उन्होंने इस जो है लैंग्वेज को कुछ ऐसा कहा कि इफ वी अप्लाई अ फोर्स, मतलब इफ एनीबॉडी इज कंटिन्यू इज इन मोशन देन कीप अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स हमेशा उस पर आप लगाए रखिए, ऐसा जो है एरिस्टोटल ने कहा। एरिस्टोटल ने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स हमेशा लगाना पड़ता है। मतलब एक फोर्स, कंटिन्यूअस फोर्स कीप ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स हमेशा लगाए रखना पड़ता है। ठीक, इसको उन्होंने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, जो पहली बार जो मोशन का लॉ था फर्स्ट लॉ, वो जो है एरिस्टोटल ने बताया। तो बाद में पता चला कि इसमें कुछ एरर है, जिस एरर का करेक्शन किया जो है न्यूटन ने, जिसको आज हम लोग जो है किससे जानते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के नाम से। तो ठीक है, पढ़ेंगे इसलिए हम लोग जो है एरिस्टोटल ने लगभग सारी बातें बता दी थी। बस उनसे मिस्टेक ये हो गया कि उन्होंने कहा कि उस फोर्स को बनाए रखने के लिए, उस मोशन को बनाए रखने के लिए एक फोर्स कंटिन्यूअस उस पर लगाए रखना पड़ता है। यही उनसे मिस्टेक हो गई। तो इस मिस्टेक का जो है करेक्शन कर दिया जो है न्यूटन ने। तो सर आइजैक न्यूटन ने उसमें करेक्शन किया और आज जो है उनके नाम से है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, इसलिए यही कारण है कि मैक्सिमम बातें जो है तो एरिस्टोटल ने ही कर दी थी, बस करेक्शन कर दिया। मतलब यूं कह लीजिए कि एक तरह से अच्छी फिलोसफिकल लैंग्वेज में सर आइजैक न्यूटन सर ने उसे बताया जो है। तो इसीलिए जो है हम लोग आज भी पढ़ा करते हैं एरिस्टोटल पॉलिसी। नहीं तो जरूरत क्या थी एरिस्टोटल को पढ़ने की, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम काम तो कर दिया था, बस केवल सही लैंग्वेज देने की जरूरत थी, जो कि सर आइजैक न्यूटन सर ने किया। तो अभी है जो है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? बाद में जो है गैलीलियो और ये सब लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि उसमें उन्होंने जो है कई एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाए, मतलब रिलीज किया जाए, तो उनका ऐसा कहना था कि अगर जिस हाइट से हम आप इसे नीचे गिराएंगे, ठीक उतनी ही हाइट तक ये दोबारा जो है जाता है। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर एक टाइम होगा कि वो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये ऐसा उनका कहना था कि ये उसी हाइट को दोबारा जो है चला जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने
कई सारे एक्सपेरिमेंट कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी समझाया। जैसे कि उन्होंने जो है थोड़ा सा ऐसा स्लैंटेड ये लिया और यहाँ पर एक बॉल को रिलीज किया और उन्होंने उसकी हाइट को मेजर किया और देखा कि जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ये उतना मैटर नहीं करता, और अगर ये आइडियल मोशन करता वहां तक गया तो ये लगभग उसी हाइट को जाता था। ओके, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इस चीज को वैसे रहते हुए थोड़ा सा इसको और स्लेंट किया, तो फिर मिला कि यहाँ से जब वो रिलीज किया गया तो ये जो है फिर उसी हाइट को गया। मतलब ऐसा गिरने के बाद, हाँ ये तो मैंने ऐसा उसको हाइट देने के लिए किया, ठीक है, ये फिर से उसी हाइट को चला गया, उतनी ही हाइट को जितनी हाइट से इसको गिराया गया था। तो बाद में इसको कहा गया कि दिस इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, जितने हाइट से गिराया गया उतने हाइट तक ये जा रहा है जो है। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा उसका इनर्शिया बढ़ता जाएगा। और इसमें कई सारे और भी एक्सपेरिमेंट थे कि उसी वेलोसिटी से 1 किलोग्राम का मास रिलीज किया गया, उसी वेलोसिटी से 5 किलोग्राम का मास रिलीज किया गया, तो दोनों में जो है जो इम्पैक्ट था वो अलग अलग था, वेलोसिटी सेम थी। तो आगे चल के उसे मोमेंटम में अच्छे से बताया गया, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा है जो है 5 किलोग्राम का। तो ये जो आप देख रहे हैं जो है उन्होंने और भी और ज़्यादा स्लेंट करके और दूर ले गए। तो उनका ऐसा कहना था जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है ये वो मैटर ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जितनी हाइट से गया है उतनी हाइट तक उसे जाना है। बाद में हम लोगों ने इसको एनर्जी कंजर्वेशन में देख लिया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के बाद ये वापस फिर से रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है मतलब एरिस्टोटल फॉलिसी की बात जो है आता है मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, आपके समझ में आ गया। और बाद में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा हॉरिजेंटली ऐसा फोर्स दिया जाए तो ये ऐसा कंटिन्यूअस चला जाना चाहिए अगर ये आइडियल मोशन कर रहा है। तो इसके बाद जो है जस्ट आया न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये सारी चीजों को एक ही साथ बता देता है जो है वो कैसे, आइए देखते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में सर आइजैक न्यूटन डायरेक्ट कहते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन और ये सारी चीजें ये वही हैं जो आप छोटी क्लासेस में जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम टू सेम आज भी वही है। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल आइडिया चेंज हो जाता है। तो आप देखिए जो है कि यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सर आइजैक न्यूटन ने सर ने बताया जो है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से है, इसका मास m है, तो ये उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा। ठीक है, आगे भी ये जो है सर आइजैक न्यूटन कहते हैं। ORR दो बातें उन्होंने एक ही साथ कही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जहां पे वेलोसिटी क्या है इसकी 0, मतलब ये क्या है रेस्ट पे। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज इज एट रेस्ट। ओके, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑलवेज क्या होगा, मोशन में ही होगा। ऐसी इन्होंने ये दो बातें बताई। तो इसमें उन्होंने उनका ऐसा कहना था कि जो ये यूनिफॉर्म मोशन हो या रेस्ट हो, इन दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, वो है उसका एक्सीलरेशन। इन दोनों ही केसेस में इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि फोर्स F इक्वल्स टू m इंटू a। अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कंसिस्टेंट विथ न्यूटन सेकेंड लॉ, या सेकेंड लॉ ऑल्सो कंसिस्टेंट विथ न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये दोनों एक दूसरे के कंसिस्टेंट हैं। तो
मैथमेटिकली आप ये समझ लो कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू बाई टी, अभी आप काइनेमेटिक्स में पढ़कर आ रहे हैं, जब वेलोसिटी v इक्वल्स टू u है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू v माइनस v बाई टी। तो क्या आ गया, 0। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स तो 0 होना ही है। ओके, तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन मोशन, और when any object is at rest then that object always is at rest until and unless an external force is compelled on that object। जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यूअस, अगर वो कंटिन्यूअस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता चला जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से जो है। अच्छा, अब अगर यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये कैसे जो है यूनिफॉर्म मोशन, कैसे यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब इन्होंने कहा कि एक ही बार फोर्स लगा देंगे तो कंटिन्यूअस वो उसी फोर्स से जाएगा, और एरिस्टोटल ने कहा कि आपको उसको मोशन में बनाए रखने के लिए तो एक फोर्स हमेशा उस पर लगाए रखना पड़ता है। तो फिर तो जो है बहुत बढ़िया है, जो है कोई भी कार है, एक बार हमने फोर्स लगा दिया और उसको उसी रफ्तार से चला जाना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। तो एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एयर ड्रैग है, फ्रिक्शन है, ठीक है, टायर और रोड फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो है खुद मैकेनिकल फ्रिक्शन है, बहुत सारे जो है उसके अंदर जो पार्ट्स है उसके फ्रिक्शन है। तो ये सारी चीज़ों के कारण उसका जो है मोशन कभी भी क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रह सकता, उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ती है। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो जो है एरिस्टोटल की बात जो है यहाँ पे सही हो रही है, लेकिन उन दोनों बातों में इस बात का डिफरेंस है कि जो जिस मोशन की ये दोनों लोग बातें कर रहे थे वो एक्चुअली आइडियल मोशन था। आइडियल मोशन का मतलब ये है, मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि वैसे तो आपने ये न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर कर लिया, यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ और अच्छी बातें बताना चाहता हूं कि ये और कैसे आप इसको समझ सकते हो। अब आप देखो कि रियल लाइफ में एक्चुअली क्या होता है। रियल लाइफ में ऐसा कोई प्लेस नहीं जहां पे फ्रिक्शन ना हो, तो फ्रिक्शन तो होता ही है। तो फिर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे करेक्ट है। आप इमेजिन कीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यू जस्ट इमेजिन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन वी जस्ट ऑब्जर्व एट एनी पॉइंट ए। बिल्कुल आपका डायग्राम मैच हो रहा है फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, मतलब कि सॉरी ये काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेसन में मोशन इन वन डायमेंशन से, और ये रहा आपका पॉइंट बी। मतलब कि ये यहां से यहां आने में उसको टाइम लग गया 2 सेकेंड। ओके, बट यहां से जब वो यहां पहुंचा तो हमने पाया कि उसकी जो वेलोसिटी थी अभी यहां पे बी पर, वो हो गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना, कुछ तो भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। तो यहां से जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहां से जो v इक्वल्स टू u प्लस at है, फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, और ये a और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10 और a इज इक्वल्स टू -8/2 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि
ये है रिटार्डेशन, ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो ये इतने रिटार्डेशन से ये यहां तक पहुंचा, और जो फाइनल इसमें जो फाइनल वेलोसिटी बची, अच्छा अब मान लीजिए कि आपको ये पता होता कि रिटार्डेशन इतने का है, और मैं अब ये आपको अपसेंट रखता, ये आपके लिए अपसेंट होता कि ये आप बताओ, ठीक है। मतलब गिवन क्या क्या होता, इनिशियल वेलोसिटी होती, u आपको पता होता, और टाइम आपको पता होता कि टाइम कितना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो कुछ नहीं, फिर से आप वही लगा दे, v = u + 80, u कितनी 10 - 4 × 2, तो कितना आया 10 - 8 = 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी है, तो आपने यहाँ से ये निकाल दिया कि v = u 2 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। यू जस्ट इमेजिन कि बिफोर पॉइंट 2 ये एक दूसरी दुनिया है, ये जो आप देख रहे हो, और ये ऐसी दुनिया है जहां पे फ्रिक्शन या एयर ड्रैग, जो भी आप कहें, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो फ्रिक्शन और एयर ड्रैग के कारण, ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग, द बॉडी डिक्रीजेस इट्स ओन वेलोसिटी। बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होने के कारण उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव वो अलग बात है, लेकिन एक्सेलरेट कर रही थी बॉडी। लेकिन जो मैंने ये जो सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड यूनिवर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये तो फर्स्ट है, ये एक तरफ पहली दुनिया है, दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है। तो सच टाइप ऑफ वर्ल्ड वेयर देयर फ्रिक्शन इज absent, where there no friction, where there is no friction। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन 0, मतलब इसका जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, 0। आगे चल के आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको लिंक देता हूं ताकि आपको बाद में भी बहुत अच्छे से ये क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। अब जब यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो बॉडी जब यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, या कहीं भी जाएगी, या इनफाइनाइट टाइम तक मोशन करती रहेगी, तो इसका जो मोशन है वो कितना 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करता चला जाएगा। मतलब कि जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये एक्चुअली ये एक ऐसे वर्ल्ड की बात करता है जहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाए, absent हो जाए। किस केस के लिए, जहां पे हम आप मोशन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की, ये यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये यूनिफॉर्म मोशन वाला जो केस है वो एक्चुअली ये कुछ इस प्रकार से आपको करेक्शन देता है, समझने के लिए थॉट देता है कि कहीं तो भी ऐसा था जहां पे वो एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन किसी क्विक इंस्टेंट में, ये किसी ऐसे पॉइंट से ऐसी यूनिवर्स में या ऐसी दुनिया में एंट्री करता है जहां पे फ्रिक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। फ्रिक्शन नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब कोई भी उसको रिटार्ड करने वाला जो है, रिटार्डिंग फोर्स नहीं है उधर। तो जो कोई रिटार्ड नहीं कर रहा है, तो जो है उसके अंदर उसी वेलोसिटी से वो मूव करता चला जाएगा। अच्छा, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, तो फिर क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उस पर जो है नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया जो है। तो मतलब कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और खुद भी वो रिटार्ड नहीं कर रही है, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब नेट फोर्स 0 हो गया तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, तो फिर बॉडी सिर्फ 2 ही कंडीशन में रह सकती है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में और या तो रेस्ट पर। तो हमने तो अभी रेस्ट की बात की नहीं, हमने तो सिर्फ कैसी बात की, यूनिफॉर्म मोशन वाली बात की, क्योंकि वो मूवमेंट वाले में सबसे ज्यादा जो है थोड़ा समझने के लिए होता है। रेस्ट वाला, रेस्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसका फोर्स भी 0 ही होगा। ओके, तो आपने यहाँ से ये समझ लिया कि ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये एक्चुअली कुछ ऐसी दुनिया के लिए है जहां पे फ्रिक्शन क्या हो, एब्सेंट हो। तो ये जो मूवमेंट वाली बात थी। और रेस्ट के लिए, तो रेस्ट पे तो कहीं भी रह सकता है, जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो वो भी रेस्ट पे है, तब भी वहां न्यूटन फर्स्ट लॉ को वो वेरीफाई करता है जो है। ओके, और जहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट हो और वहां पर भी कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब भी वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को
वेरीफाई करता है। ओके, तो यहाँ से हमें ये दोनों बातें जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि न्यूटन, आखिरकार न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, क्योंकि वहां पे कोई, अब आप देखिए जो है बिल्कुल अच्छे से कि अगर इसका मास कितना होता है 0.5, तो असलियत में अगर मैं ये पूछता आपसे कि इस पे कितना फोर्स लगाया गया, तो आप कहते कि जब इसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स इसमें क्या है, 0 है ना। और अगर मैं ये आपसे पूछता कि इसमें इस पर जो है रिटार्डिंग फोर्स कितने का लगाया गया, जिसके कारण ये अपना जो है जो अपनी जो है स्टेट ऑफ मोशन है जो चेंज करता चला गया, तो कुछ नहीं, 0.5 मास कितना था 0.5, और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना है -4, तो ये F इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो ये आ जाता -2 मीटर किलोग्राम या न्यूटन। तो -2 न्यूटन का क्या लग रहा था, इस पे फोर्स लग रहा था। कैसे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो उसके मोशन को क्या कर रहा था, उसकी स्टेट चेंज करा रहा था। स्टेट चेंज मतलब, यहाँ स्टेट चेंज से मतलब ये है कि अभी वेलोसिटी 10 है तो बाद में चल के डिक्रीज होती चलेगी, मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ जो है, यहाँ स्टेट का मतलब है उसके वेलोसिटी के चेंज होने से। तो आइए आपको बात समझ में कि यहाँ पर एक जो है रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, इसलिए जो इसके ऊपर एक बार यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी एक इंस्टेंट पे जस्ट इस पॉइंट बी के जस्ट बिफोर इस पर कोई तो भी ऐसा एक फोर्स होगा जो कि लग रहा होगा, जो उसको चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कितना होगा, ये एटलीस्ट -2 न्यूटन, एटलीस्ट जो है 2 न्यूटन, तभी तो उसको लेके चल रहा है, मिनिमम पॉसिबल फोर्स तो इतनी होगी। तो कोई ना तो कोई तो ऐसी फोर्स थी जो इसके जस्ट बिफोर, तभी तो ये मोशन में था। और अगर ये इस पर अप्लाइड फोर्स इसके रिटार्डिंग फोर्स से कम हो जाए, तब तो रिटार्डिंग फोर्स उसको तुरंत फ्रिक्शन रोक लेगा जो है। ओके, तो रेस्ट पे आ जाता। तो इसका मतलब कि आप ऐसा इसको ध्यान से समझो कि इसके पहले कोई तो भी एक फोर्स लगा, और जैसे ही फोर्स लगा वैसे उसी फोर्स, वो जो फोर्स इसको दिया गया उसी फोर्स से कंटिन्यूअस चलता चला गया, बट उस फोर्स को पाने के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में रहा। ओके, तो इस फोर्स को पाने के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में रहा जो है। ठीक है, तो जो है अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो है न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ। तो अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या है कि न्यूटन जो सेकेंड लॉ है ये इसके बाद की स्टोरी है कि जब रिटार्ड होने लग जाए तब क्या होगा। हालांकि मैंने फर्स्ट पढ़ाते ही आपको रिटार्डेशन दिखा दिया, असली रिटार्डेशन आपको यहां दिखाने की जरूरत है। और इस रिटार्डेशन के पहले हम लोग जो है ये देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अभी सर आइजैक न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है मोमेंटम। इसके पहले एक छोटा टॉपिक आता है मोमेंटम। तो बात करते हैं जरा सा मोमेंटम के बारे में। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है कि जब किसी मासेसिव ऑब्जेक्ट को मोमेंट में लाया जाता है, जब तक वो रेस्ट में है तब तक उसका मोमेंटम 0 है। लेकिन अगर किसी मासेसिव ऑब्जेक्ट को मोमेंट में लाया जाए तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसको हम लोग जो है कोई एक वेलोसिटी v दे देते हैं, तो v वेलोसिटी पाते ही उसमें क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज if any object is in motion then product of mass and its velocity is called momentum. P equals to m into
v, its unit is kilogram meter per second and dimension mL/(-1), और इसका जो डायमेंशन है वो होगा mL/(-1), ये इसका जो है डायमेंशन हो जाता है। तो आपने यहाँ से ये बात अच्छे से क्लियर कर ली कि आखिरकार मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v है, तो उस समय उसके मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को उस टाइम पर उसका मोमेंटम कहलाएगा, p = m/v। अब मोमेंटम के बहुत सारे एग्जांपल हैं कि आप इसके लिए जो है थोड़ा सा बुक रीडिंग पे जाइए। जो है बुक, जितना ज़्यादा आप बुक रीड करेंगे, यहाँ तो आप समझे अच्छी बात है, लेकिन आपको बुक रीडिंग बहुत ही कंपलसरी है। बुक तो पढ़ना पड़ेगा, और जब आप बुक रीड करेंगे तब आप 100% सीखेंगे। यहाँ तो जो आप सीख रहे हैं वो भी एनफ है, लेकिन अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाता है जो है। ठीक है, जैसे वो एक कहावत नहीं है, सोने पे सुहागा, तो वैसा ही जो है थोड़ा सा मुझसे सीखने के बाद अगर आप एक बार बुक रीड कर लिया तो आप समझिए कि आपके नॉलेज में एक परफेक्शन आ जाएगा, जो परफेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जो है न्यूटन सेकेंड लॉ पे आता हूँ। जो है मोमेंटम आपने क्लियर कर लिया कि ये मोमेंटम है। अब आपने मोमेंटम देखा कि मोमेंटम p = होता है m/v। तो आखिरकार मोमेंटम किस पे डिपेंड किया? मोमेंटम किस बात पे डिपेंड कर रहा है? p = m/v। तो ये हो गया मास और ये हो गई वेलोसिटी। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाए, हम लोग उसके मास को बढ़ाएं तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और अगर उसके मास को फिक्स रखते हुए उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कराएं तब भी मोमेंटम इंक्रीज, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर किसी इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो मोमेंटम क्विक 0, उसी समय 0 हो जाएगा। और अगर किसी टाइम पर उसका मास 0 हो जाए तो भी मोमेंटम 0 हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं जो है कि अगर मोमेंटम में चेंज आए। अब आप देखें कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जो सेम वेलोसिटी से चल रहा है। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट, ये भी इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 4m है, उसकी वेलोसिटी v है। तो अब इन दोनों के मोमेंटम में क्या रिलेशन है? तो आइए देखते हैं। जो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 = m/v, और इस वाले का मोमेंटम p2 = 4m/v। तो अगर हम लोग देखें तो m/v = क्या, p1 है, तो p2 = 4 टाइम्स ऑफ p1। मतलब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसके कितने हैं, 4 टाइम्स के इक्वल है। ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि अगर मास ज़्यादा है और वेलोसिटी सेम है तब भी जो ज़्यादा मतलब एक्सेस मास वाला है उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है आपने मोमेंटम को सीख लिया, और बाकी सारी चीज़ें आप न्यूमेरिकल जब आपके सामने आएगा तो आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए जो है बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। क्या है ये न्यूटन सेकेंड लॉ? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, laws of motion, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum are called फोर्स। तो देख लेते हैं कि आखिरकार फोर्स है क्या। मैंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब सिंस वी नो दैट इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v, तो मोमेंटम कितनी हो गई, m/v। देयरफॉर F = d/dt m/v।
और